जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी के अपने अगले लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। अभी तक जो हमने टॉपिक देख लिया था वो ये देख लिया था कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि जो कुछ विशेष टर्म जो प्रस्तावना में लिखे गए हैं उनका मतलब क्या होता है। हमने प्रियम्बल देख लिया था कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके बाद हमने ये देख लिया था नागरिकता और नागरिकों को क्या क्या अधिकार हैं वो देख लिया था। अब अगले टॉपिक की ओर आज हम बढ़ते हैं और उस टॉपिक का नाम है जो कि हमारे संविधान की, जिसे आप कहते हैं कि भारत में रहने पर, एक लोकतंत्र के अंदर आपको निवास करने पर, उसके नागरिक होने पर गर्व होगा। और ऐसी विशेष बात है ये जिसके लिए कहा जाए जितने ही तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये इसलिए कहा जाता है ऐसा क्योंकि संविधान बना किसके लिए? भारत के नागरिकों के लिए। और बनाया किसने? भारत के नागरिकों ने। अब बात ये आती है कि अगर हम कोई भी घर बनाते हैं और वो भी अपने लिए बनाते हैं तो उसमें कुछ विशेष प्रावधान रखते हैं अपने लिए। और उस विशेष प्रावधान का नाम ही इस टॉपिक का नाम है जिसको आज हम पढ़ेंगे, और वो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि संविधान भारत के लोगों ने बनाया। और किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया, भारत के लोगों के लिए ही बनाया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और खासकर अपने लिए बनाते हैं तो कुछ वो विशेष होती है। वो विशेष इस संदर्भ में होती है कि संविधान का 60% भाग जो हमने लिया वो लिया 1935 के एक्ट से, भारत शासन अधिनियम से। और ख़ास बात यह है कि इस भारत शासन अधिनियम में ये चीज़ें नहीं थी। इसका मतलब कि ये चीज़ हमने अपने लिए विशेष तौर पर रखी। और इसके बिना आप ये जान लीजिए कि एक नागरिक होने के नाते, एक लोकतंत्र में रहने के नाते आप ये विश्वास नहीं कर पाएंगे। अभी आपको यहाँ पर सारी आज़ादी मिली हुई है, आप जो मर्जी कपड़े पहन सकते हैं, जहाँ मर्जी घूम सकते हैं। अदरवाइज क्या होता कि अगर इस भाग को हटा दें तो हमारा संविधान ठीक वैसे ही बन जाएगा जैसे कि पहले राजा महाराजाओं का शासन था, या आज के सेंस में देखें तो ठीक वैसे ही बन जाएगा जैसे नॉर्थ कोरिया का संविधान है, उत्तर कोरिया का। हर चीज में रिस्ट्रिक्शन। अगर वहाँ के तानाशाह ने जिस कटिंग का बाल कटाया है, सारे नागरिक को उसी कटिंग का बाल कटाना है, उसके अलावा वो किसी दूसरे अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते। ना वो डिस्को पर छम्मा छम्मा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसकी रोक है। अभी आप यहाँ पर देखिए, काम होते ही अपना डिस्को में लग गए, जिसकी जो मर्जी हो वो खा पी रहा है। वहाँ पर ऐसी आज़ादी नहीं है। तो यही संविधान का एक ऐसा भाग है जिसको अगर हटा दें तो तानाशाही, राजशाही और लोकतंत्र में कोई अंतर नहीं रह जाए। ये फंडामेंटल इस वजह से हैं क्योंकि इसके बिना व्यक्ति को व्यक्ति होने की आज़ादी नहीं मिलेगी। ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए उत्तरदायी हैं। इस वजह से ये फंडामेंटल हैं। और जब आप इनके प्रावधान पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में अगर ये अधिकार न होते तो लोकतंत्र के नाम पर वो केवल क्या होता? मायूस होना पड़ता। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये संविधान के किस भाग में है और इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं भाग 3 संविधान का, और इससे संबंधित आर्टिकल हैं अनुच्छेद 12 से 35। ये हैं आर्टिकल्स, अनुच्छेद। इसमें मूल अधिकारों का जिक्र है। पहली बात। दूसरी बात, ये फंडामेंटल इस वजह से हैं
क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए, बहुमुखी विकास मतलब मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, इन सब के, जिसे आप कहते हैं कि मानव को मानव की तरह देखा जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हों। ठीक, इन सब के लिए जरूरी है, इस वजह से इनको फंडामेंटल राइट कहा गया। तीसरी बात जो इसकी विशेषता ध्यान रखने की है वो ये है कि इससे हम राजनीतिक लोकतंत्र के उद्देश्य को पूरा करते हैं। ये अधिकार हमें ये बताते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र, जब हमने प्रस्तावना में पढ़ा था तो उसमें हमने कुछ स्वतंत्रता की बात की थी। अगर आप प्रस्तावना ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, उसको रटना नहीं है, बस क्या करना है कि जब भी पॉलिटी रिवाइज कीजिएगा एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, वो अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि इतनी बार आप रिवाइज कर लेंगे कि उसको रटना नहीं पड़ेगा। तो राजनीतिक लोकतंत्र के उद्देश्य को हमें पूरा कौन कराता है? मूल अधिकार। अगर हमारे पास मूल अधिकार ना हो तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र का उद्देश्य क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अगर हमारा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात होगी तो फिर हम आगे डीपीएसपी जो पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। ठीक। तीसरी बात, इन मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? इन मूल अधिकारों का उद्देश्य यह है कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्ति की सरकार। किसी खास व्यक्ति की सरकार ना बनने पाए, बल्कि किसके किसकी सरकार बने? कानून की। किसका शासन हो? विधि का शासन हो। ठीक। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का, किसी पर्टिकुलर धर्म का, किसी पर्टिकुलर विचारधारा का ऐसा शासन ना हो। शासन किसका हो? कानून का। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी आपको जब पढ़ेंगे आप जो है इसके प्रावधान, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कानून का शासन होने से होता क्या है। ठीक, ना कि व्यक्ति का शासन। और इन सब विशेषताओं के द्वारा, इतनी विशेषताएं होने के बाद, ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का। संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक। अब कौन कौन से अधिकार हैं हम ये देख लेते हैं। देखिए, जो इसमें मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 इसकी डिफिनीशन बता रहा है राज्य की, कि इस भाग में राज्य का मतलब क्या होता है। ठीक। तो आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बता रहा है कि राज्य हम किसे कहेंगे। ठीक। और साथ में एक है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 ये बता रहा है, इस पर थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 13 ही वो आर्टिकल है जो ये बताता है कि अगर हमने कोई विधि बताई, विधि बनाई, कोई हमने संविधान संशोधन हम ले आए, या किसी भी संविधान के किसी भी प्रावधान को लागू करने के लिए हमने कोई रूल बनाया, कोई विधि बनाई, कोई संविधान संशोधन ले आए, वो इस आधार पर नल एंड वाइड हो जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट का क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो आर्टिकल 13 क्या बताता है कि मूल अधिकारों से
असंगत विधियां अमान्य होंगी। ठीक। और इसी आर्टिकल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। इसका ये मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया होगा तो वो अपने डिसीजन को बदल सकता है, रिव्यू कर सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में। ठीक वैसे ही देखिए, जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर साफ साफ नहीं लिखा है, ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का इनोवेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने चश्मे से देखा कि आर्टिकल 13 ये वर्णन करता है, ये स्पष्टीकरण देता है, डायरेक्ट रूप में नहीं लिखा, तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ले आए, जुडिशियल रिव्यू। ठीक, जुडिशियल रिव्यू। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट को ये जो शक्ति मिलती है, ये आर्टिकल 13 के थ्रू मिलती है, और हाई कोर्ट को यही जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है आर्टिकल 226 के थ्रू। ये दोनों आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा। जुडिशियल रिव्यू हमारे संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है, ये केवल और केवल न्यायपालिका की व्याख्या का परिणाम है। न्यायपालिका ने संविधान के आर्टिकल की व्याख्या की और उसने ये बताया कि यहाँ पर डायरेक्ट ये तो नहीं लिखा, लेकिन इसका मतलब ये होता है। ठीक। तो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 के थ्रू और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के थ्रू मिला है। ठीक। इन दोनों आर्टिकल में ये बताया गया है कि कोई भी ऐसी विधि अमान्य होगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक। इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन अब देखते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारे पास टोटल 7 थे शुरू में, और अब हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। ये आर्टिकल पूछे जाते हैं आपके उसमें एग्जाम में, इस वजह से इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जहाँ पर जो भी मैं आर्टिकल लिखूं, ये समझ लीजिएगा कि वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक। तो उतने आपको ध्यान में रखने हैं, एक मोटा मोटा ध्यान में रखिएगा। वो चीज़ें अपने आप जब आप रिवाइज करते हैं तो चीज़ें अपने आप इतना पकड़ में आ जाती हैं कि अगर आपको 4 विकल्प दिए हों तो उनमें से आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। ठीक। मैं और को तो कुछ ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23-24। ठीक। फिर पॉइंट नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
रिलीजियस फ्रीडम ये है 25 से 28। ठीक। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा के संरक्षण का अधिकार। ये है आर्टिकल 29-30। और लास्ट है संपत्ति का अधिकार। ये आर्टिकल 31 में था। इसी अधिकार को हटाया गया, तभी ये पहले 7 थे, अब क्या हो गए 6। तो ये वाला अधिकार हटा दिया गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, अब इसको क्या बना दिया गया है, लीगल राइट, कानूनी अधिकार। क्या अंतर होता है दोनों अधिकारों में, ये आप अभी हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक। और 7th है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है आर्टिकल 32। तो मेन आपके पास अभी 6 अधिकार हैं। जो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, 7 अधिकार में से वो हट गया है। ये फंडामेंटल राइट से क्या राइट बन गया है, कानूनी अधिकार, लीगल लीगल राइट। और ये किसके द्वारा हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक। 1978 होना चाहिए ये। ठीक। एक बार ईयर देख लेना, हमारी समझ से 1978 ही है। ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन ये फिक्स है, तो इसके द्वारा जो है आपको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक। क्यों हटाया गया वो सब आगे आपका आएगा। दूसरी बात यह है कि ये 6 के 6 अधिकार आपको याद होने चाहिए। ठीक। जो चैप्टर हैं, एक प्रियम्बल प्रस्तावना, उसके जो टर्म हैं वो आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर जो डेट लिखी है 26 नवंबर 1949, वो आपको ध्यान में रखना है। नागरिकों को कौन कौन से अधिकार हैं और विदेशियों को कौन कौन से अधिकार नहीं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नागरिकता में नागरिकता का संविधान संशोधन विधेयक जो 2019 में आया, वो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 6 देश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान की गई थी। उसमें क्या क्या क्रिटिसिज्म है आपको ये ध्यान में रखना है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, और साथ में राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल ठीक वैसे ही याद होनी चाहिए जैसे पिताजी का नाम। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, इफ एंड बट कुछ नहीं, जो है वो है। ठीक। तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिर है संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण का अधिकार अल्पसंख्यकों को है, वो है आर्टिकल 29-30। और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 30। ठीक। ये सब फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में हमने देखा भाग 3 है, और साथ में अनुच्छेद कब से कब तक है, 12 से लेकर 35 तक। तो 32 तक तो ये आ गया। 33, 34, 35 में क्या है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। आर्टिकल 33 ये कहता है कि जो हमारी पुलिस, सेना, सेना कोई भी हो, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, ये सब, गुप्तचर एजेंसी, इन सब के जो कर्मचारी हैं
उनके फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो फंडामेंटल राइट्स जो 6 लिखे हैं ये इनको नहीं है, या इनमें से कुछ हैं, पूरे नहीं हैं, या ये कहिए कि इनको वैसे मूल अधिकार नहीं है जैसे आम नागरिकों को हैं। मतलब इन पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये आर्टिकल 33 बता रहा है। आर्टिकल 34 ये बता रहा है कि मूल अधिकारों का निलंबन वहां पर हो सकता है जहां पर सैन्य शासन हो। सैन्य शासन को राष्ट्रपति शासन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। सैन्य शासन मतलब मार्शल लॉ, जहां पर सारे अधिकार सेना को हो, और सेना जो है जैसे म्यांमार में है आजकल, ठीक। और आर्टिकल 35 इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। जो यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं वो ऑटो एक्टिव हैं। ऑटो एक्टिव का मतलब ये हुआ कि वो अपने आप से लागू हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी जरूरत पड़ती है कि जहां पर संसद को नियम बना करके लागू करना पड़ता है मूल अधिकार। जैसे आर्टिकल फर्स्ट जो हमने फंडामेंटल राइट फर्स्ट पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा समता का अधिकार, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 17, और उसमें ये लिखा है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी आप गांव घर में देखेंगे कि वहाँ पर जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उच्च वर्ग के साथ घुल मिल करके नहीं रहते। उनको एक शूद्र या जाति प्रथा में सबसे नीचे रखा गया है और उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया। अब अस्पृश्यता के अंत जब किया गया आर्टिकल 17 के थ्रू, तो उसमें ये, अब समाज है इतनी बड़ी, इतनी पहले से प्रथा चली आ रही थी, तो एक झटके में कैसे वो हो जाएगा, क्योंकि उच्च वर्ग अपनी उच्चता को त्यागने को नहीं था और निम्न वर्ग वो सहने को तैयार नहीं था जो वो पहले से सहता आया है। तो बीच का रास्ता ये था कि इसी बात पर अंबेडकर और गांधी जी में वो हुआ, अनशन वाली बात हुई, फिर बाद में पूना एक्ट समझौता लागू हुआ। अब ये सारी कहानी से ये सीख मिली कि अनटचेबिलिटी को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। अब उसके लिए कानून बनाना पड़ा सरकार को। अब आर्टिकल 35 ये कहता है कि यहाँ पर जो भी विधियां लागू हैं, जो भी अधिकार दिए गए हैं वो अपने आप लागू हैं, लेकिन अगर उनसे उनको लागू करने के लिए संसद को अधिनियम बनाना पड़ा तो संसद उनसे संबंधित नियम या विधि बनाएगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये काम संसद करेगा, विधानमंडल नहीं करेगा, ये आपको ध्यान में रखना। तो मूल अधिकार वैसे तो स्वप्रवर्तित हैं, अपने आप लागू हैं, लेकिन अगर इनको लागू करने की, किसी को लागू करने के लिए अगर कोई विधि बनानी पड़ी तो विधि कौन बनाएगा? संसद, ना कि विधानमंडल। ये ध्यान रखिएगा। तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो भी कानून बनेंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? संसद के द्वारा। ठीक। अब चलते हैं, कुछ विशेषताएं हैं मूल अधिकारों की, वो देख लेते हैं। विशेषताएं में क्या है? पहला ये है कि ये वाद योग्य हैं। वाद योग्य का क्या मतलब है? कि इनको लागू करने के लिए कोर्ट, न्यायालय जाया जा सकता है। मतलब कोर्ट से ये कहा जा सकता है कि हमें फंडामेंटल राइट मिला है और हमें फंडामेंटल राइट नहीं दिया जा रहा, या ये फंडामेंटल राइट है हमारा और इसकी वजह से हमें रोका जा रहा। तो इनको लागू करने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। और तो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आपका सिविल या क्रिमिनल कोई केस चलता है तो स्टेप वाइज चलता है, पहले लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मूल अधिकारों को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं, सीधे
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है। और इसी विशेषता के कारण सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी बोला जाता है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, क्योंकि आप इसके लिए किसी लोअर कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। ये और इंटरेस्टिंग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि आप पहले लोअर कोर्ट में जाइए, या अभी हमारे पास मामले इतने पेंडिंग हैं, 1 लाख मामले पेंडिंग हैं, पहले हम 1 लाख मामलों की सुनवाई करेंगे, उसके बाद आपके मूल अधिकार पर चर्चा होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है, तुरंत सुनवाई होगी। ठीक, अब ये देखिए, इसके प्रावधान ऐसे ऐसे हैं, विशेषताएं, जिनको आप आज के समय में देखेंगे तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होंगे। और अगर आश्चर्यचकित होना है तो आज के नॉर्थ कोरिया से अपने जीवन की तुलना कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस लोकतंत्र में रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो उनको मानव होने के नाते ही नहीं मिले। आप ये समझिए, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये मानवीय जीवन जी रहे हैं। ठीक, तो सेकंड। थर्ड, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट। या ये कहिए सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब रिलेटिव। ठीक, जैसे निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको ये पेन दिखाऊं और आपसे कहूं कि दिख रहा है, तो आप यस या नो, मतलब है या नहीं है। सापेक्ष का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये पेन दिखाऊं, उसके बाद दूसरा पेन दिखाऊं और आपसे पूछूं कि कौन सा पेन बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि आप दो चीज़ों के बारे में तुलना करेंगे। तो कहने का ये मतलब ये है कि ये निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब कि अब अगर आप ये कहिए कि सभी को बोलने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोले। वो अपने समाज को, अपने बगल वाले को, अपने पड़ोसी को, अपने जो जहाँ पर रह रहा है वहाँ के माहौल को, जिस लोकतंत्र में रह रहा है वहाँ की सरकार को, वहाँ के संविधान को, ऐसा नहीं कि वो गाली दे दे। वो ये नहीं कह सकता कि हम जो है क्या करेंगे, कि हमारे पास बोलने की स्वतंत्रता है और हम कुछ भी बोलें, ऐसा नहीं कर सकता। तो आप क्या करिए, क्या यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि